देन हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया, उसको कोई वैल्यू दे दी, उनका काम क्या होगा? तो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जिसमें एक आपके पास पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? आपके जो सिंपल कैलकुलेटर पे जो काम आप करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, ये वाले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। साथ में इसके आपने मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर ऐड कर लेना है। इनके सारे ऑपरेशंस का तो आपको पता ही है, प्लस माइनस के, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के। तो मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर अगर आपको एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हो तो एंड पे जो रिमाइंडर बचता है वो आपने गेट करना है, तो आप रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ करोगे। ये इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाएगी फिगर 25 के अंदर। देन हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। 3 किस्म की स्टेटमेंट से आपका वास्ता पड़ेगा, सिक्वेंशियल, कंडीशनल और आइटरेटिव। तो सिक्वेंशियल में आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपको कोई कंडीशन दी गई होती है, कोई शर्त होती है, उसकी बेस पे आपने फैसला करना होता है आपने कौन सा वाला काम करना है, ए वाला पार्ट ए करना है या पार्ट बी करना है। उसके लिए हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली एक शर्त के तहत फैसला करती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस को उसने एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हमारे पास जिस तरह रिलेशन है हमारे बहन भाइयों के दरमियान, कोई छोटा है आपसे, कोई आपसे बड़ा है, कोई किसी की एज अपने जितनी है, आपकी जितनी है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये काम कैसे करेगी कि आपके पास एक कंडीशन होगी, इफ़ के अंदर आप कंडीशन लगाओगे, अगर तो वो कंडीशन फुलफिल होगी तो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट होगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी। मतलब वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ कंडीशन पे बेस कर रही होंगी। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ वो स्किप हो जाएंगी। तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपने जस्ट एक कंडीशन को चेक करना होता है, लेकिन अगर आप हाँ या ना में फैसला करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हो कि एक स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है, तो आपने सिर्फ पास देखना है तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होगी। लेकिन अगर आपने कहते हो कि अगर वो पास नहीं है तो क्या करे, उसको फेल शो करे, तो आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करोगे। इफ़ के साथ आप कंडीशन लगाओगे, इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 40 तो वो वाला स्टूडेंट जो है पास है, एल्स वो वाला स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो अगर आपके पास ये तो थी 2 चॉइसेस, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हों, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने किसी भी स्टूडेंट के जो है ग्रेड्स जो है कैलकुलेट करने, तो आपके पास ए के लिए अलहदा होगी कंडीशन, बी के लिए अलहदा होगी, सी के लिए अलहदा होगी, डी के लिए अलहदा होगी, या इस तरह का कोई और सिनेरियो होता है। तो उसमें आप पहले इफ़ कंडीशन लगाओगे, देन बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उनके साथ आप एल्स इफ लगाओगे, और सबसे एंड वाली के साथ आप एल्स लगाओगे, जो कि पहले वाली इफ़ के साथ उसका पेयर बनेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस को भी टेस्ट कर सकते हो। तीसरी किस्म की स्टेटमेंट्स जो इनसे हमारा वास्ता पड़ेगा वो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर थकता नहीं है, एक ही टास्क को बार बार करने से इंसान थक जाता है लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। तो बार बार काम करने के लिए वो कौन से स्टेटमेंट्स का सहारा लेता है, वो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये आइटरेटिव स्टेटमेंट जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगी, जो हम पढ़ रहे हैं, वो फॉर लूप है। फॉर लूप जो है स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि अपना नाम स्क्रीन पे 10 टाइम्स प्रिंट करें, तो आप क्या करेंगे, 10 टाइम्स वो वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा एक लूप की लाइन लिख दें और उसके अंदर जो है वो एक लाइन प्रिंट वाली लिख दें, तो आप 10 की बजाय 100 बार भी उसको प्रिंट करवाना चाहें तो आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो जस्ट 2 या 3 लाइन्स का होगा। जबकि वैसे अगर आपने 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो आपको 100 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। तो इससे ये भी बचत हो जाती है। कैसे ये काम करती है, आपको कहा जाता है कि एक ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, तो आप क्या करोगे, अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट लोगे 0, आप क्या करोगे, एक चक्कर लगाओगे। चक्कर लगाने के बाद आप देखोगे कि क्या आपके राउंड्स 10 हो गए, नहीं हुए, तो आप क्या करोगे, राउंड 0 से क्या हो जाएगा, राउंड 1 हो जाएगा। देन आप दोबारा चक्कर लगाओगे, चेक करोगे क्या 10 पूरे हो गए, नहीं हुए, राउंड 2 हो जाएगा। तो फॉर लूप भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका इंडेक्स होता है जो आपके राउंड्स हैं, राउंड 0, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस हिसाब से। देन आपका
आपकी कंडीशन है जो चेक करेगी कि क्या आप हर दफ़ा जब देखते थे कि क्या 10 हो गए, नहीं हुए तो आप अगेन जो है वो उसको राउंड अगर वाला स्टार्ट करते थे और राउंड के अंदर एक का इजाफा करते थे। तो 3 चीज़ें फार लूप के अंदर होंगी, इंडेक्स, कंडीशन और तीसरी चीज़ जो होगी स्टेप्स होंगे कि कितने स्टेप्स आपने आगे जाना है। तो ये इस हिसाब से भी हो सकता है 0 से 9 तक कर लें तब भी 10 है, 1 से लेके 10 तक कर लें तब भी 10 है, या 10 से लेके 1 तक कर लें, किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हो। देन हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं। तो नेस्टेड का मतलब नेस्ट से निकला है। नेस्ट जैसे घोंसला, कोई भी परिंदा घोंसला बनाता है वो एक दूसरे के अंदर तिनके इकट्ठे करके जोड़ के तो घोंसला बनाता है। तो वो वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है कि एक जिस तरह तिनके के अंदर तिनका होता है, ऐसे ही लूप के अंदर लूप जो है उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। एक लूप के अंदर एक लूप भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, जितनी आपकी कंडीशन हो या रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसी लूप्स को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप्स। बिल्कुल ऐसे ही जो जैसे हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी, नेस्टेड कंडीशंस भी हो सकती हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन, और नेस्टेड लूप्स भी हो सकती हैं, लूप्स के अंदर लूप। नेस्टेड लूप्स काम कैसे करेंगी, इस एग्जांपल को देखें तो 2 लूप्स आपके पास हैं, एक के अंदर वेरिएबल i है और इनर लूप के अंदर वेरिएबल j है। तो वेरिएबल i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और उसके लिए वेरिएबल j जो है, जो इनर लूप है, वो 0 से लेके 2 तक चलेगी। देन इनर लूप टर्मिनेट होगी और कंट्रोल आउटर लूप के पास चला जाएगा। i की वैल्यू 1 हो जाएगी और i की वैल्यू 1 के लिए j की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 तक जाएगी, अगेन चलेगी। देन थर्ड टाइम इस हिसाब से आगे सो ऑन लूप्स चलती जाएंगी। तो ये आपके सामने 2 प्रोग्राम्स हैं, इनमें देख लें कि वो उसने लूप्स को यूज़ किया हुआ है।